नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका दोस्त और होस्ट। कार्यक्रम जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार के आज एपिसोड 5 में हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी हैं और काफ़ी चर्चित हस्ती भी हैं, निशांत शुक्ला जी। निशांत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार निशांत जी, आपसे जानेंगे कि सबसे पहले आप बताइए, आपकी नज़र में योगी सरकार की जो अभी 3.5 वर्षों की कार्यप्रणाली रही है, आपकी नज़र में क्या उपलब्धियां हैं इनकी इस कार्यप्रणाली में? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके आलोचकों में तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके प्रशंसकों में मेरी कभी भी गिनती नहीं थी, क्योंकि सबको अपने अपने नेता पसंद होते हैं, सबको अपने लोग पसंद होते हैं। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह रहता था कि वो एक बहुत मुखर चेहरा है हिंदुत्व के लिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनका क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको वॉच करने के बाद जब इतने वर्षों से, जब 3 वर्ष 3.5 वर्ष का आप जो समय बता रहे हैं उसमें जो कार्य किए उन्होंने, तो एक बहुत अच्छी चीज़ सारे लोग बोलते हैं कि जब मित्र का या शत्रु का अनुभव करना हो तो किसी मुसीबत के समय पे उसको देखना चाहिए, समस्या के समय देखना चाहिए। तो जो इन्होंने 3.5 वर्ष में जो संघर्ष किया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उसको सबसे ज़्यादा भली भांति से देखा और उनका प्रशंसक बना, वो कोरोना के टाइम पे है कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जो योगी जी ने युद्ध स्तर पर एकदम से उतरकर, पुलिस प्रशासन को लगाकर, अलग अलग इकाइयों को लगाकर, जो भी कोरोना से रिलेटेड जितने भी सुचारू रूप से उनको कार्यक्रम या आयाम करने चाहिए थे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से किए। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 एक ऐसे स्टेट हैं पूरे देश में जिनको उन प्रवासी मजदूरों का स्वागत करना था और उनको अच्छे से विस्थापित करना था, उनके पास राशन पहुंचाना था, सारी चीज़। और ये वो मजदूर हैं जिन्होंने शायद कभी उनको वोट नहीं दिया होगा, ये अलग अलग स्टेट्स में रहते थे। आप जितने स्टेट्स की बात करेंगे बीजेपी की सरकारों के साथ भी, जैसे कर्नाटका हो गया आपका, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इन लोगों को बहुत आसानी हुई, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको अपने दरवाजे तक विस्थापित मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को छोड़ के आना था, बस उनकी जिम्मेदारी खत्म। फिर मध्य प्रदेश का काम था कि ऐसी जगहों से आने वाले लोगों को एक ट्रांजिट पास करना, कि उनको खाना और सारी चीज़ें, जो भी राहत सामग्री है, सब चीज़ उपलब्ध करा के किसी तरह उनको जो है पास कराना। अब उसके बाद जो मेन काम आता है वो आता था उत्तर प्रदेश और बिहार का, जिसमें उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा क्योंकि हम लोग उसी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी एक ऐसा जिला था जहाँ से इसका एक गेट था, गेटवे आप समझिए, जहाँ से ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में एंटर किए और यहाँ से पूरे प्रदेश में जो है ये लोग अपने अपने गाँव में सब जगह पहुँचे। आप उनकी कल्पना करिए कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा मूवमेंट शायद ही कभी इस आज़ाद भारत में हुआ होगा, जिसमें इतने करोड़ों की तादाद में जो है मजदूर, जब हम लोग अपने घर में लॉकडाउन में थे, हम लोग अपने आप को सेफ अनुभव कर रहे थे, तब जो है ये बेचारे मजदूर रोड पे जो है किस तरीके से घूम रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि उस समय हम लोग भी समाज सेवा कर रहे थे, मैं भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा का अध्यक्ष भी हूं, तो हम लोगों के तरफ से खाने के पैकेट और सब जा रहे थे और हम लोग भी वहां पर मौजूद रहते थे। आपके रक्षा पे जो इनलेट था जहां पर चौकी लगी हुई थी और सारे लोगों को भेजा जा रहा था, बस की व्यवस्था से लेकर सारे प्रबंध, भोजन से लेकर, चप्पल से लेके, टी शर्ट से लेके, कपड़ों से लेके, सब चीज़ के प्रबंध। इवन कई लोगों ने वहाँ खिलौने भी दे रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो भोजन में जो है आपको चाउमीन और बर्गर भी इसलिए दे रहे थे क्योंकि छोटे बच्चे थे साथ में, उनको बहुत हताश थे, उनको घर का पता नहीं, किसी को कोई ठिकाना नहीं क्या करना है। हम लोग इतने आराम से घूम रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि हम लोग को कोरोना से लड़ना है, वो बेचारों को ये भी नहीं पता कि उनको किस चीज़ से लड़ना है, कौन सा ऐसा संकट आ जाए। वो रोड पे पैदल घूम रहे हैं, उनको भूख से भी दिक्कत है, उनको उनके बच्चों से भी दिक्कत है कि वो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें। ऐसे समय में जो देखभाल उन लोगों की हुई, जितनी जल्दी उनको विस्थापित किया गया, जितनी जल्दी उनको उनके घर तक पहुंचाया गया, और सिर्फ घर पे नहीं पहुंचाया गया, उसके बाद आज एक एक जगह पे राशन पहुंच रहा है, सबको राशन मिल रहा है, किसी को भोजन की कमी नहीं है। तो शायद ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा आपने बताया और आपका अनुभव जैसा रहा, आपने उस चीज़ को हम हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया दर्शकों से। अगला प्रश्न आपसे, जो कोरोना काल में और प्राकृतिक आपदाओं के चलते इन 3-4 महीनों में जो अर्थव्यवस्था प्रदेश की थोड़ी चरमराई हुई है, आने वाले 1.5 वर्षों में, उसके बाद चुनाव भी हैं, प्रदेश सरकार किस तरीके से आपकी नज़र में इस अर्थव्यवस्था को सुचारू कर पाएगी?
देखिए, बहुत बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने भी है और देश में हमारी केंद्र की जो सरकार है उसके सामने भी है, और पूरे विश्व स्तर पर ये इतनी बड़ी महामारी है जिसमें पूरा विश्व परेशान है। और पूरे विश्व के एक एक देश में मुझे लगता है कि घाटा जो है जैसा भारत में हो रहा है वैसे ही उसी तरीके से हमारी जीडीपी जो है वो -24% है। इसका असर निश्चित रूप से प्रदेश के कार्यकाल पे पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्रदेश को पैसा जो आता है वो केंद्र से ही आता है। आपको केंद्र से पैसा मिलेगा नहीं, आपको सारी समस्याएं भी सॉल्व करनी है और उसके बाद आपको चुनाव भी लड़ना है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो अमृत बन के आएंगी वो आपकी योजनाएं आएंगी, जैसे कि आपने पेयजल योजना है। अभी आपको याद होगा मेरे फादर जब यहाँ पर मंत्री भी थे और यहाँ झांसी से विधायक भी रहे, उस समय पे यहाँ पर 75 mld पानी की रिक्वायरमेंट थी। 75 mld पानी के समय पे उन्होंने माता टीला से लाकर 110 mld की पाइपलाइन डाली थी और उससे आज तक झांसी को पूर्ण रूप से पानी मिल रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो पाने के कारण आज भी पानी की कमी थी। आज वो पानी की कमी 110 mld से ऊपर हम लोगों को चाहिए, क्योंकि कमी है थोड़ी सी, कई लोगों तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि झांसी का विस्तार हुआ है इतने वर्षों में। उस समय हमने जो किया उससे आज आपको फ़ायदा मिला, सारी चीज़ मिली, लेकिन अब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम यहाँ पर 40, 50, 100 mld पानी और एक्स्ट्रा रहे आगे आने वाले वर्षों के लिए। तो इतनी बड़ी योजना जिसके लिए अभी हमारे विधायक जी ने भी कुछ दिन पहले, मैं इंटरव्यू उनका देख रहा था फेसबुक के माध्यम से भी, तो उन्होंने बहुत सही बात बोली कि सबसे पहले तो 800 करोड़ की योजना के लिए सरकार द्वारा बजट पे ही इतनी लड़ाई होती है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शायद इसलिए जो है ये 2016 से ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में डाला था। आज इसको जो है मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि झांसी को इतना बड़ा वरदान उन्होंने दिया कि 800 करोड़ की पेयजल योजना में 145 mld पानी अतिरिक्त, जो अभी 110 mld है वो अलग है, 145 mld पानी जो है वो झांसी को प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी लाइफलाइन है झांसी के लिए, और आप देखना कि इससे विकास में भी नई गति आएगी। अब इसके साथ 1.5 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो ये है कि आपने एक आयोग का गठन किया सरकार ने, जिस आयोग से जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर उनको आपने जो है रोजगार देने का काम और सारी चीज़ें की। अभी कुछ देख रहा था मैं फेसबुक पे और सब जगह कुछ लड़ाई चल रही है, शायद कम्युनिकेशन गैप के चक्कर में, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे कभी कभी भ्रामक जानकारियाँ फैलती हैं। तो जैसे फैल रही कि संविदा वाली है या 50 साल पे रिटायरमेंट वाली है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकार एग्रेसिव होके आगे आई और उन्होंने उसके बारे में अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हम 3 माह के अंदर जो है जितनी भी नियुक्तियाँ हैं उन सबको एक बार देख के, और योगी जी ने खुद उसको अपने हाथों में लिया है कि हम 6 माह के अंदर सारे लोगों को नियुक्ति देंगे। ये बहुत अच्छा इस समय पे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी भी लग चुकी है सरकारी, पर उनकी अभी नियुक्ति नहीं आई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेपर हो चुके हैं और उनको पता है उनका रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसके बाद उनके इंटरव्यू नहीं हुए। तो शायद इस बहाने से जो भी नाटक हुआ है, जिसके चक्कर में इतनी समस्या हुई और सरकार की बुराई होने लगी, तो शायद मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है और 6 महीने के अंदर योगी सरकार को ये चीज़ करनी होगी। इसके साथ साथ जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, अभी कोरोना इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला, क्योंकि आपकी वैक्सीन होगी, फिर उसका ट्रायल होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि जब तक चुनाव होंगे नहीं तब तक कोरोना चलेगा। आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने अभी कोरोना में लगने वाले। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने होगी वो ये होगी कि जितने लोगों को आप भोजन करा रहे हैं, जितने लोगों को आप राशन सामग्री दे रहे हैं, पूरे जीवन वर्ष तो नहीं देते रहेंगे, उनको उनके पैर पे खड़ा करने के लिए आपको धीमे धीमे सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करना है, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करनी है। फिर बहुत अच्छी चीज़ है कि मोदी जी ने जो है एक जो 2 लाख करोड़ का जो है वो बजट निकाला था और काफ़ी लोगों को उसमें लोन मिला भी है। लेकिन हमारे सांसद जी ने भी, अभी मैंने देखा कि उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न उठाया है कि सरकारी जितने भी बैंक हैं वो लोन तो दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक अपना एनपीए सही करने के लिए उस लोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे आपको कड़ाई करनी पड़ेगी 1.5 वर्षों के अंदर, कि अगर आपने कोई पॉलिसी अभी लागू करी है समाज के लिए तो उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, क्योंकि घाटा तो देखिए आपका हो ही रहा है, नुकसान आपको बहुत सारा है। और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो पूरे विश्व में यूएस जैसी कंट्री में जहाँ पे आप सोचते हैं बसने की, आप चाइना
के बारे में बोलते हैं इतने शक्तिशाली हैं, आप रशिया के बारे में बोलते हैं इतने शक्तिशाली हैं, यूके जैसे देश, इन सब में भी बेरोजगारी है और रहेगी। ये तो ये प्रैक्टिकल बात है। जो विरोध करता है, सारी चीज़ें करता है, उसको ये भी समझना चाहिए कि इस समय पे कोरोना की महामारी में ये चीज़ आम बात है। उससे निपटने के लिए आपके क्या आयाम है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा निशांत जी, अगला प्रश्न हमारा आपसे है कि कानून व्यवस्था पर काफ़ी विरोधियों के और काफ़ी लोगों के सवाल हैं और जो उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, इसकी कानून व्यवस्था सुचारू नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कई बार क्या होता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, एक सामाजिक कार्यकर्ता से ये चीज़ पूछना बहुत समस्या का विषय हो जाता है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं बोलूं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रश्न का उत्तर भी देंगे तो भी उसका एक ना कोई पहलू निकालेगा कि आप किसी एक सरकार से जुड़ के बोल रहे हैं, या फिर अगर हम उसके विपक्ष में बोलते हैं तो कोई बोलेगा कि आप सरकार से अलग होके बोल रहे हैं। तब भी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि क्या होता है, कई बार आपको क्राइम करने वाले की कोई मंशा तो पता नहीं है। इतने रेप्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी कठोर दंड दिए गए, ठीक है। अभी आपने देखा निर्भया वाला केस हुआ, उसके ऊपर कितने वर्ष लग गए, कितने वर्ष बाद उसकी परिवार को वो मिला, न्याय मिला। और न्याय मिलने पे भी वो लोग कितने उदास हुए कि इतने वर्ष अगर हमें लग गया, जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था, तो इस देश की बेटी कहाँ सुरक्षित है। तो ये अकेले यहाँ की मानसिकता का नहीं है, पूरे देश का सवाल है हमारे अकेले। अब कानून व्यवस्था का इसलिए एक प्रदेश पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन ऐसा है कि सारे लोग मानते हैं कि योगी जी बहुत सख्त हैं और तुरंत एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। तो क्या होता है कि पब्लिक की भी अपेक्षा उसी तरीके की होती है कि आज कार्रवाई हुई है तो कल उस पर कोई भी वो होना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी ये नहीं है कि क्राइम हुआ तो आप उस पर ये हल्ला मचाएं कि कानून की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि क्राइम करने वाले पे कानून की व्यवस्था का कोई असर नहीं होता। जैसे कि हमारे पास सबसे ताज़ा उदाहरण है विकास दुबे का। इतना बड़ा बदमाश, क्या उसे ये नहीं मालूम था कि आप इतनी बड़ी हरकत अगर करेंगे, इतने पुलिस वालों को मार देंगे, तो क्या आप इस देश में जिंदा रह पाएंगे, सरकार कोई भी होती। मैं ये प्रश्न आपसे भी पूछता हूँ, आप मीडिया में, क्या आपको लगता है, आप लोगों में भी चर्चा हुई होगी कि विकास दुबे ने जो किया उसे ये नहीं मालूम था कि वो इससे मर जाएगा। लेकिन क्या होता है कई बार कि कुछ तंत्र ऐसा मिला होता, सरकार तो उससे नहीं मिली थी, आप खूब उसको विपक्ष ने जोड़ने की कोशिश करी कि इनसे मिले हुए, उनसे मिले। विकास दुबे के चक्कर में जो है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष एक भाजपा के युवा मोर्चा के हैं, उनको विकास दुबे को, वो उनका भी नाम विकास दुबे है, तो उनके बारे में इतना उन्होंने कई लोगों पे एफआईआर कराई। और बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने जो है उनकी फोटो डाली कि ये देखिए योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं भाजपा के। तो जब आप इस तरीके की भ्रामक घटनाएं फैलाएंगे और गलत जानकारियां फैलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है कानून की व्यवस्था कहीं भी खराब होगी। और जो भी कानून की व्यवस्था खराब हुई है उसमें प्रशंसा आपको ये करनी चाहिए कि कितनी जल्दी आप रिटेलिएट करते हो, आप उस पर एक्शन कितनी जल्दी लेते हो। आपने विकास दुबे को तुरंत पकड़ने की योजना बनाई, कुछ दिन में वो पकड़ा गया। एक घटना हुई जहां उसने भागने की कोशिश करी तो यूपी पुलिस ने मुस्तैदी से उसे मार गिराया। प्रश्न चिन्ह तब लगता जब विकास दुबे भाग गया होता, तो आप बोलते कि इसमें सरकार के लोग शामिल हैं, कानून व्यवस्था खराब है। जहां पे न्याय मिल रहा है, जहां पे आप उस चीज के लिए लड़ रहे हो, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। आपका महोबा में क्या हुआ, आपके यहाँ पे एसपी एक हैं और उनका वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके कारण किसी एक व्यक्ति की, सज्जन को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने बोला कि मेरी हत्या हो जाएगी और इस चीज़ के प्रमाण को देख के कितनी जल्दी संज्ञान लिया गया, आज उसको हटा दिया गया। झांसी में भी बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके जैसे ही ऑडियो वायरल हुए उनको हटा दिया गया। सरकार का काम हो रहे क्राइम पे, हो रहे अपराध पे तुरंत उस पे एक्शन लेना है। कोई भी सरकार रहेगी, मैंने आज तक किसी भी सरकार को दोष नहीं दिया रेप होते हैं, क्योंकि ये समाज का आईना है, ये समाज की गलती है। इस पे हम सबको एक साथ काम करना चाहिए, इस पे एकजुट रहना चाहिए, बजाय कि किसी पे उंगली उठाने के इन चीज़ों पे ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। आप उस चीज़ के लिए लड़िए सरकार से कि आज ये रेप हो गया, आज ये लड़का पकड़ा गया, आज ये फलाना पकड़ा गया, आज ये राक्षस पकड़ा गया है, अब आप इसको सजा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था इसी तरीके से सही होगी। विकास दुबे जैसे कई उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार को देने पड़ेंगे कई लोगों को। और आप देखिए अतीक अहमद, आज सारे जो जितने बड़े गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के वो सब जेल में हैं।
तो कहीं ना कहीं जो है वो योगी जी काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, और मुझे ऐसी आशा है कि आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। कुल मिला के बुरे काम का बुरा नतीजा। जी। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे हमारा है कि विकास के मुद्दे पर सरकार आई थी, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो क्या अगले 1.5 वर्ष बाद प्रदेश में चुनाव हैं तो आपकी नज़र में क्या फिर विकास के मुद्दे पर सरकार जाएगी या क्या करेंगे आप इस बारे में? देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये बातचीत करी है कि भाजपा की सरकार तो सिर्फ राम मंदिर पे और बाबरी मस्जिद पे ही इर्द गिर्द रहती है। उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो विषय पहले से चल रहे थे, क्या होता था कि हर बार जो है बस एक हिंदुत्व का मुखौटा बना के भाजपा को जो है हर बार बदनाम करने की कोशिश की गई। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने उसको देखा कि भाई ऐसा क्या है कि भाजपा को हर बार जो है हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। तो आप उसके जब भी किसी की आप बुराई भी करें, आलोचना भी करें, तो आप उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा, जो केंद्र का मैनिफेस्टो था या जो प्रदेश का मैनिफेस्टो था। उसमें ऐसी कहीं भी चीज़ नहीं लिखी हुई कि हम हिंदूवादी सरकार बनाएंगे या हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे या सारी चीज़ें। उसमें जो भी चीज़ दी गई वो होती है विकास के मुद्दे की बातें। अब आपको उस पर जब आपको वो बातें पता चल गई तो आपको क्या ध्यान देना है कि क्या उन बातों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हुआ, जो भी चीज़ लिखी थी क्या उसको ठीक तरीके से हुआ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स सपा सरकार के टाइम पे, अखिलेश जी के टाइम पे चल रहे थे, क्या होता है कभी कभी राजनीतिक द्वेष में जो है लोग उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर देते हैं, उनको ढीला कर देते हैं, उन पे ज़्यादा फंडिंग नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट्स अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि योगी जी की सबसे ज़्यादा तारीफ मैं ये करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उनका बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं था। आज मैं उनका प्रशंसक कोरोना काल से बना, उनके मैनेजमेंट को देखते हुए, सारी चीज़ को, सामाजिक काम में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में वहाँ रक्षा के बॉर्डर पे खड़ा रहता था। आज जितने भी विधायक और हमारे वो हैं अध्यक्ष हैं, दोनों अध्यक्षों को कोरोना हो गया। सारी चीज़ें इनको कैसे हुआ? समाज सेवा करते हुए कोरोना हुआ। आज आप इनकी फ़ोटो देखेंगे फेसबुक पे भी चल रही, तो समाज सेवा करते हुए हो रही कि इतनी समाज सेवा करी, सब जगह घूम रहे थे, आज इनको कोरोना हो गया। तो अपनी परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये काम किया है। आगे भी ये लोग जो है विकास के मुद्दे पे ही अगर चुनाव लड़ेंगे तभी इनकी जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो, उनको विकास ही चाहिए। अंत में सबको खाने को चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सारी चीज़। राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, ये हमारे जो है वो आस्था का प्रतीक तो हो सकता है, पर अंत में जब हम घर आते हैं तो हमको रोजी रोटी चाहिए और हमको नौकरी चाहिए। जब हमको वो सारी चीज़ें चाहिए, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को लाभ मिला, झांसी में भी मिला। मैंने बहुत सारे लोगों को दिलवाया है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो एक्चुअल में धरातल पे वो योजना है और बहुत अच्छी चल रही है। मेरे यहाँ के कर्मचारी भी जो बहुत गरीब हैं, उनकी भी हमने कुछ आर्थिक सहायता करी और सरकार के द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी मिली। आज वो लोगों का घर है, ऐसे ऐसे लोगों का घर है जिनकी तनख्वाह जो है 7 या 8 हज़ार रुपये है। हमारे यहाँ का गार्ड है, हमारे यहाँ के ड्राइवर हैं, इन लोगों को भी घर मिला है और बहुत सारे लोगों को मिला। तो हमको ये विश्वास है कि अगर इसी तरीके से अगर विकास के काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको दोबारा से सेवा का मौका देगी। एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और अन्य पिछली सरकारों में मूलभूत अंतर आप क्या देखते हैं अपनी नज़र में? देखिए, पिछली सरकारों में और इस सरकार में मूलभूत अंतर सबसे पहले ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप देख लेंगे तो कोई भी किसी भी गुंडागर्दी में या अपराध में लिप्त नहीं पाएंगे। आप भाजपा के किसी कार्यकर्ता को देखेंगे, मैंने देखा अभी कि ये मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही बोल रहा हूँ, ये इसको ये ना सोचा जाए कि मैं पार्टी की प्रशंसा के लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने ध्यान दिया वो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके जितने ठेके चल रहे हैं, अगर इनको भाजपा के लोगों को सपोर्ट करना होता है, अगर इनके सारे लोगों को ये चाहते कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना है, तो क्या ई टेंडरिंग आवश्यक थी? जैसा चल रहा था आप चलने देते। विकास के कार्य तो तब भी होते ना। रोड तो कोई भी बनाएगा ना, एक ठेकेदार भी बनाएगा, एक भाजपा का कार्यकर्ता भी बनाएगा। सीसी रोड भी, जो भी आप निर्माण कार्य करा रहे हैं सरकार के, अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं का फायदा करना होता, अगर आपको रिश्वतखोरी करनी होती, अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती, तो आप उस पुरानी प्रणाली को, जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रशंसा के लिए जो मैंने पॉइंट है वो मेरा ये है कि ई टेंडरिंग करके आपने उस चीज़ को निष्पक्ष बना दिया कि कोई भी कहीं से भी किसी भी टेंडर में कूद सकता है। तो आप खूब विधायक चाले कि हमें इस आदमी को जो है ये सीसी रोड का काम दिलाना, और हम दिल्ली में बैठे हैं और हमने ऑनलाइन जो है हमने टेंडर डाल दिया, तो काम हमको ही मिलेगा। तो उसमें विधायक क्या करेगा? ये चीज़ पहले नहीं थी।
पहले तो अधिकारी ने जिसका नाम ले दिया और अधिकारी को जिसका फोन आ गया मंत्री नेता का, और ऊपर से उनके आला अधिकारियों का, ऊपर से उनके जो है मंत्री जितने मुख्यमंत्री लेवल तक मुझे लगता है जो भी रहे हो, उनका किसी का फोन आ गया तो आपको उसको देना पड़ेगा। आप कार्यकर्ताओं को देख लीजिए सपा के, आप कार्यकर्ताओं को देख लीजिए बसपा के, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। आज भी भाजपा का जो असली संगठन का कार्यकर्ता है, जो मंडल में अध्यक्ष होगा या महानगर में अध्यक्ष, हमारे मुकेश मिश्रा जी आज भी किसी और की गाड़ी से घूमते हैं, हमारे जमुना कुशवाहा जी आज भी वही पुरानी स्कॉर्पियो से घूमते जो उनके पास थी। तो इतने 3 वर्षों में जब उनका विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि भाजपा सिर्फ जनता के विकास के ऊपर ध्यान देती। कार्यकर्ताओं का विकास सिर्फ मूल रूप से उनके आत्मिक स्वभाव में होना चाहिए, भौतिक रूप से नहीं होना चाहिए। हम भी यही आशा करते हैं समाज के कार्यकर्ता के रूप में कि कोई भी सरकार आए वो काम जनता के लिए करे, और जनता के लिए करे और कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल ना करे। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं, कह सकते हैं हम इस बात को? बिल्कुल सरकार से संतुष्ट हैं और बहुत सारी आशाओं के साथ संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है, संतुष्ट कभी भी सरकार से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार आपकी सेवक है और उसको निरंतर काम करना है। हम 3.5 साल पे संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष के लिए बहुत सारी आशाएं भी कि जितना हम संतुष्ट हैं उससे कम से कम दुगनी चुनौतियां आपके सामने इस समय पे हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको जो पुराने समय में मेहनत करते थे उससे 4 गुना मेहनत करनी है, क्योंकि आपको अकेले भूखे को खाना नहीं देना है। आपको उसको दोबारा से नौकरी पे लाना है, आपको उसको पटरी पे लाना है, आपको आयोग बना के उसको जो है कहीं ना कहीं भेजना है, और अगर जिस प्रदेश में वो रहता था अगर वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज चालू हुई है तो दोबारा से उसको वहाँ भेजना है ताकि उसका परिवार फल फूल सके। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी निशांत शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार है और क्या अपने मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। एपिसोड नंबर 6 में हम आपके साथ फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर से उपस्थित होंगे। मैं शुभम श्रीवास्तव, कैमरामैन सुरेंद्र के साथ, पॉलीग्राफ न्यूज़ झांसी।